Assalamu alaikum everyone. Welcome again Alasif Academy. सो बहुत टाइम के बाद आज हम फिर से सामने आए हैं। अच्छा, तो हम आज जो है डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के बारे में, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, थ्योरीज अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन हम जो है पुराने सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो इसका नाम है केमिकल बॉन्ड। तो देखें, बॉन्ड को समझने से पहले अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड को समझेंगे या उसकी थ्योरीज को समझेंगे, वो डायरेक्टली डेफिनेटली समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन समझेंगे, बॉन्ड के टाइप समझेंगे, बॉन्ड बनने के रीज़न समझेंगे कि भाई क्यों बॉन्ड बनते हैं, क्यों एटम कंबाइन होते हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम जो है वो डिस्कस करेंगे किसको, कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे, और उसकी जो थ्योरीज हैं उनको हम जो है ना डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो केमिकल बॉन्ड, अब बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब है जुड़े रहना, टुगेदर रहना, साथ में रहना। ठीक है, यहाँ पे केमिकल। अच्छा, अब क्या होता है कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर जुड़ जाते हैं, कंबाइंड रहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन के एटम एक साथ में है। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन के एटम क्यों साथ में है, क्यों जुड़े हुए हैं? ठीक है, ऐसे H2O के अंदर देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन के एटम जो है वो कंबाइंड है। वो क्यों कंबाइंड है, वो क्यों जुड़े हुए हैं? तो इनके बीच में जो कनेक्शन है उसको ही बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे इसको डिफाइन करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। यानी ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स को होल्ड करता है, दोनों को साथ में रखता है, दोनों या ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटम्स को साथ में जोड़े रखता है, उस किस्म के अट्रैक्टिव फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स को साथ में होल्ड करके रखता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि भाई एटम क्यों कंबाइन होते हैं, एटम क्या वजह है जो एटम एक दूसरे के अंदर कंबाइन होके रहते हैं? क्या एटम अलग नहीं रह सकते? क्या एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है नहीं रह सकते? हाँ, रह सकते हैं। नोबल गैसेस के एटम, सिर्फ नोबल गैसेस के एटम जो है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, तभी वो जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट बॉन्ड फार्मिंग। नॉर्मली वो बॉन्ड नहीं बनाते। अच्छा, अब जो दूसरे हमारे सारे नोबल गैसेस के अलावा सारे जो एटम्स हैं वो क्या हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि वो जो है उनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट नहीं होते। अब स्टेबल कब होता है कि पहले तो उसका डुप्लेट क्लियर होना चाहिए, यानी लास्ट शेल के अंदर या तो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर दो हैं तो वो स्टेबल है। फॉर सपोज हीलियम जो है ना उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके दो इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो स्टेबल बन जाता है। ठीक है, लेकिन दो के बाद आता है आठ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट। तो दो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब अगर दो से ज्यादा हैं वैलेंस शेल के अंदर तो कितने होने चाहिए? तो 8 होने चाहिए। ठीक है, तो कितने होने चाहिए? अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो एटम क्या है, स्टेबल है, अदरवाइज एटम जो है अनस्टेबल है। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा किसी एटम से, या तो शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर। तो उसके रिजल्ट में जो है ना वो दूसरे एटम के साथ एक किस्म का रिलेशनशिप बनाएगा। उस रिलेशनशिप को बेसिकली हम केमिकल बॉन्ड का नाम देंगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड, ये जो सारा मैटर बना है ना, उस मैटर की फॉर्मेशन का रीजन ही केमिकल बॉन्ड है। अगर केमिकल बॉन्ड ना होता तो इतने बड़े मैटर जो है न बन पाता, एटम्स जो है कंबाइन ना हो पाते। ठीक है, ये अनस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से एटम कंबाइन होते हैं तो बड़ा कंपाउंड्स, मैटर्स या ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसके रीजन मैंने बताया कि 3 है। तो एक तो है अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी, जब एटम अनस्टेबल होता है तो वो स्टेबलाइजेशन के लिए स्टेबलाइजेशन के लिए क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है भाई, स्टेबल बनने के लिए। अच्छा, अनस्टेबल क्यों होता है? अनस्टेबल इस वजह से होता है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है। कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए? 2 को छोड़ के ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आते हैं कि वो इनर्ट गैस वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस शेल के अंदर होने चाहिए। अगर वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एटम क्या है? अनस्टेबल है। तो दूसरा रीजन क्या हो गया? रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स atoms combine together to acquire the electrons
to gain the electrons in order to gain the inert gas configuration. इनर गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए, उतनी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए ये दूसरे एटम से क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। या तो उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे या तो उससे इलेक्ट्रॉन देंगे या तो शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड रीजन क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होता है कि किसी भी एटम की वो टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी से वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे, ठीक है, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए जो है अट्रैक्शन जो होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, या ऐसे भी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। फॉर सपोज एक एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, वो इतना इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता। दूसरा एटम है, उसकी बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या ज़्यादा वैल्यू है, वो एटम को जो है ना जल्दी से अपने तरफ खींच लेता है। तो क्या होगा, अगर ये दोनों एटम कॉन्टेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्टेड हो जाएगा। ये जो है ज़्यादा अपने जो है ना इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, इसी वजह से जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चला जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के से जो है ना निकल जाएगा, उससे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से एक पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस हो गया, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अनस्टेबिलिटी हो गई। इन रीजंस की वजह से जो है ना एटम एक दूसरे के अंदर कंबाइन होते हैं और उनकी कॉम्बिनेशन के बीच वजह से एक अट्रैक्टिव रिजल्टिंग फोर्स बन जाता है। उस अट्रैक्टिव रिजल्टिंग फोर्स को ही हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, जो कि एटम्स को जोड़े रखता है, टुगेदर होल्ड करता है, ठीक है। तो ये था केमिकल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन, और रीजन मैंने बता दिया कि भाई क्यों बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में। अच्छा, उसके अलावा क्या है, एटम्स जब अकेले होते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। अनकम्बाइंड जो एटम है ना, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जब वो कंबाइंड होंगे तो वो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, ठीक है। तो जो अनकम्बाइंड एटम होंगे ना, उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो कंबाइंड होंगे, मॉलिक्यूल बन जाएंगे, उसकी एनर्जी कम होगी, तो स्टेबल ज़्यादा होंगे। एनर्जी कम, स्टेबल ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा होगी, वो स्टेबल ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप है। तो फॉर सपोज यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के एटम है। तो इनकी जो है ना ये अनकम्बाइंड है, क्या है, इसको हम बोलेंगे अनकम्बाइंड। ये अभी अनकम्बाइंड है, तो इसकी एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, मोर एनर्जी है। क्या है, मोर एनर्जी है, ठीक है। जब ये कंबाइन हो जाते हैं तब क्या बना देते हैं, ये मॉलिक्यूल बना देते हैं H2, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ये क्या है, कंबाइंड है। क्या है, कंबाइंड सिचुएशन के अंदर है, यहाँ मॉलिक्यूल बना दिया है। इसकी एनर्जी क्या होगी, लेस एनर्जी होगी, लेस एनर्जी। जब एनर्जी लेस होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी हाई होगी, ये स्टेबल होंगे। और ये क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल होते हैं तभी तो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और क्यों, अब जब ये दोनों एटम कंबाइन हो रहे हैं तो साथ में कुछ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। एनर्जी क्या करते हैं, माइनस में होगी, यानी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अनकम्बाइंड एटम की एनर्जी ज्यादा होती है, अनस्टेबिलिटी नहीं होती, सॉरी अनस्टेबल होते हैं। और कंबाइंड एटम की जो एनर्जी कम होती है लेकिन वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये था सिंपल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन। और उसके बाद है बॉन्ड के टाइप्स, ठीक है। बॉन्ड के जो है ना, अगर हम देखें ओवरऑल तो बॉन्ड को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। एक होते हैं प्राइमरी बॉन्ड्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड, ठीक है। प्राइमरी बॉन्ड के अंदर हमारा आयोनिक बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आते हैं। ये तीन बॉन्ड आते हैं। कौन से टाइप बताया मैंने, एक होता है प्राइमरी बॉन्ड्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड के अंदर आयोनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। और सेकेंडरी जो बॉन्ड होते हैं उनके अंदर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, डायपोल मूवमेंट हो गया, डिस्पर्शन फोर्स हो गया, लंडन फोर्स हो गया, वंडरवाल्स फोर्स हो गए। ये सारे जो है ना ये सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं, ये वीक होते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड जो होते हैं वीक होते हैं, लेकिन जो हमारे प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी बॉन्ड को ही हम डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। तो प्राइमरी बॉन्ड के अंदर तीन टाइप बन जाते हैं। एक आयोनिक बॉन्ड मैंने बताया, दूसरा कोवेलेंट, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। जो हमारा न्यू सिलेबस है उसके अंदर डायरेक्ट जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। बल्कि कोवेलेंट
कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी इतना डिटेल में नहीं है, सिर्फ उसकी डायरेक्ट थ्योरीज है, ठीक है। लेकिन हम जो है ना हर किसी को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, आयोनिक को भी डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट को भी डिस्कस करेंगे और कोवेलेंट को तो वैसे भी सारे चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्या होता है एंड होता है। अल्लाह।